ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद मैं आज आपके सामने दोबारा आ गया हूँ लेक्चर नंबर 12 को लेकर। और लेक्चर नंबर 12 इस रिविजनरी लेक्चर। रिविजनरी किसका? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। बेटे हम सीएमए यूएसए पार्ट 2 के 11 लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ, स्पेसिफिकली फ्रॉम लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10 एंड लेक्चर नंबर 11। छोटे छोटे गुलाब जामुनों से मैंने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लॉजिक्स, मैंने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थॉट्स, मैंने आपको विलियम जे बाउमल की बातें बताई, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट की बातें बताई, मैंने पूरी पिक्चर दिखाई। बेटे आज मैं उस पूरी पिक्चर की एक समरी देने वाला हूं, ट्रेलर देने वाला हूं, इसलिए कि आप वो पांचों के पांचों वीडियो 7th 8th 9th 10th 11th अगर मान लो नहीं भी देख पाओ तो अगर आपने ये भी बातें थोड़ी सी मेरी आज की सुन ली 15-20 मिनट की, बेटे मेट्रो में आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपके पास 10-15 मिनट का टाइम है, आपने मोबाइल फोन में लगाया और एक रिफ्रेश कर लिया कि भाई मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट सीएमए यूएसए पार्ट 2 को क्लियर करना है। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिखा बेटे, रिविजनरी वीडियो लिखा है किसका? सीएमए यूएसए पार्ट 2 का। फिर मैंने उस घड़े से जूस निकाला नीचे, किसका? कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्शन बी। और कॉर्पोरेट फाइनेंस की घड़े से जूस आया बेटे किस में? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से जूस आया किसका? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11 अटेंड किया है तो आज का ये लेक्चर है आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको सारी बातें समझ आएंगी। मैं बोलूंगा इतना लेकिन आपको समझ इतना आएगा। ऐसे 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 आइए मेहरबान। मैंने कहा जी, मैंने एक जमाने में महाभारत देखी थी और महाभारत में एक पांडु था, कुंती माता के पांडु से 5 पुत्र थे। तो बेटा मैं आज आपको उन 5 पुत्रों की बात करने वाला हूं। हॉक, ग्लेम, वाइले, सीएमए पास्ट ईयर पेपर्स, माय बुक्स, ये 5 हैं। इन पांचों का निचोड़ मैंने आपको 5 लेक्चर्स में दिया, 7th 8th 9th 10th 11th। आज मैं इन पांचों को जोड़ रहा हूं और मैं इन सभी को जोड़कर लेक्चर नंबर 12 बना रहा हूं। बेटे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन लेक्चर्स में क्या क्या कराया। आप ध्यान से मेरी बात को बस सुनते जाएं। आने वाले 11-12 मिनट कीमती हैं आपके। दोस्तों कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। जब आप रेगुलरिटी में काम करते रहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट चलता है। तो आपको रोज पढ़ाई करनी है बेटा, थोड़ा सा टाइम निकालना है, पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम निकालना पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम निकालना पढ़ना है, तो आप एक बहुत बड़ा ट्री बन के आ जाएंगे। मैंने आपको बड़े सारे लेक्चर्स किए। लेक्चर 7 में मैंने क्या बताया थोड़ा सा, वैसे मैं आपको बताऊं कि जो मैं आपको जो कराने वाला हूं जूस नोट से भी कराऊंगा। जूस नोट से मैंने लेक्चर्स लेने। रिविजनरी लेक्चर इज फ्रॉम जूस नोट्स। अच्छा, रिविजनरी लेक्चर इज फ्रॉम जूस नोट्स और आप जूस नोट्स आपको मिल चुके हैं और उम्मीद है कि आपने इसकी हार्ड कॉपी निकाल ली होगी। मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हूं और इसका दूसरा जो कंसेप्ट है बेटे, कंसेप्ट नंबर दूसरा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मैं इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। बेटे एक एक कंसेप्ट में 5-5 लेक्चर दिए और उसका रिविजनरी बनाया है कोई माइका लाल। बेटे मैंने ओपन चैलेंज देता हूं, आप यूट्यूब में ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप किसी भी लेक्चर को कंपेयर करें, अगर मेरे 5% भी कंपैरेटिवली हो तो मैं बेटे फ्री में आपको सारे लेक्चर्स दूंगा। इस बात का ओपन चैलेंज है। एक एक कंसेप्ट पे 5-5 लेक्चर, उसका रिविजनरी, उसके बाद हॉक के क्वेश्चंस, ग्लेम के, वाइले के। मैं अब क्या बताऊं बेटे, आपको खुद वीडियोस के कमेंट्स ही बता रहे होंगे, मैं क्या बोलूं। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपको लेके चल रहा हूं उस दुनिया में, उस राह में जहां रोशनी रोशनी है। अस्मो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। बेटे हम इंडिया में रहकर अमेरिका की धज्जियां उड़ा देंगे। सीएमए यूएसए बेटे एक्चुअली में क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका का इंडिया से 200-300 साल आगे है। टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिका 200 साल आगे नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम, अगर आप यूएस डॉलर को देखें तो वहाँ डेट लिखा होता है। आप मतलब मैं अगर उन चीज़ों में चले जाऊँगा तो बहुत गहराई में चला जाऊँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ बिकॉज उनका फाइनेंशियल सिस्टम हमारे से आ गया तो इसलिए हमारे को उनके कोर्स करने पड़ते हैं। और भी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ये सारी इंडिया में मिलती हैं। कोई बात नहीं, हम अभी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अमेरिकन्स इंडिया के कोर्स करने वाले हैं। बेटे आइए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बातें हम करेंगे, लेकिन मैं भूपेश आनंद आपको पहले अपने वीडियोस भी दिखाऊंगा कि मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 6 लेक्चर्स में आपको क्या क्या कराया। लेक्चर 7 में देखिए मैंने सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट बताया, दैट व्हाट आई मीन बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट, व्हाट इज इन्वेंट्री, व्हेन आई से इन्वेंट्री, वेदर इट मीन्स रॉ मटेरियल, whether it means WIP, whether it means finished goods, yes, it is a mixture of that.
दैट इज इन्वेंटरी। ना हाउ टू मैनेज, अपोलो टायर्स कैसे मैनेज करेगी, एमआरएफ टायर्स कैसे मैनेज करेंगे, फेविकोल पिडिलाइट कैसे मैनेज करेगी, लक्ष्मी सीमेंट कैसे मैनेज करेगी, हाउ टू मैनेज। एक छोटा सा छोले भटूरे बेचने वाला भी तो इन्वेंटरी रखता है, छोले रखता है, मैदा रखता है, घी रखता है, अचार रखता है, चटनी रखता है, प्याज रखता है। तो कितना प्याज लेना है, कितना अचार लेना है, कितना मैदा लेना है, कितने चने लेने हैं, कितनी हरी मिर्च लेनी है, बेटे दैट समथिंग इज नेम्ड एज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। एंड आई हैव गिवन यू वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स व्हाइल डूइंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट। सो इन लेक्चर नंबर 7 वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज टू बी परचेज्ड, how much it is to be purchased and when it is to be purchased। बेटे लेक्चर 8 मैं ही हूं जिसने बताया हाउ मच टू ऑर्डर के लिए विलियम जॉन बाउमल का पूरा नाम बताया, सर्टेनिटी मॉडल की बातें बताई, ईओक्यू मॉडल की बातें बताई, ऑर्डरिंग कॉस्ट की बातें बताई, कैरिंग कॉस्ट बेटे भरा पड़ा है आपको हॉक, ग्लैमर वाले। मैंने लेक्चर नंबर 12A, लेक्चर नंबर 12B, लेक्चर नंबर 12C, इन तीनों लेक्चर्स में मैंने बड़ी खूबसूरती से ईओक्यू की बातें की, क्योंकि बार बार पेपर में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले लेक्चर 12A लिया, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टडी टेक्स्ट आपके वायरलेस ग्लैमर हॉक के लिए, फिर मैंने 12B 12C में सारा हॉक कराया, पूरी वर्कबुक। उसके बाद मैं आज लेक्चर नंबर 12 ले रहा हूं। मैंने एक हल्की सी चालाकी करी, चालाकी भी क्या बेटा आपके लिए की कि मुझे एक बार पता चल जाए 12A 12B 12C में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या बातों पर ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैं आपको रिविजनरी वीडियो में वो एड ऑन कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए जी लेक्चर नंबर 8 में मैं समझता हूं लेक्चर नंबर 8 बड़ा ही प्रीशियस है, बिकॉज इसमें मैंने ईओक्यू की बातें की हैं और ईओक्यू बार बार आपके एग्जामिनेशन में आया है। लेक्चर नंबर 9 assumptions of EOQ model, why we are assuming that demand is constant, why we are assuming that lead time will be same, why we are assuming that usage will remain same, ordering cost per order same रहती है, holding cost per unit per annum कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट करते हैं। बेटे ये सारी बातें assumptions में है। कहते हैं कभी भी कोई भी चीज निकालने के लिए हमें मॉडल को क्लोज करना पड़ता है। तो वी हैव क्लोज मॉडल, प्रोक्योरमेंट मॉडल, प्रोडक्शन मॉडल, ये हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 10 व्हेन टू बाय, कब खरीदना है। आप कब जाते हैं, रात को 12 बजे थोड़ी चले जाते हैं मार्केट में। व्हेन टू बाय, व्हेन यू बाय मिल्क, व्हेन यू बाय वेजिटेबल्स। रीऑर्डर लेवल में हमने सेफ्टी स्टॉक की बात की, लीड टाइम की बात की, कंजम्पशन की बात की। उसके बाद वेन टू ऑर्डर के साथ हम ये भी बात देखेंगे, हमने देखा कि लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल। लेक्चर नंबर 11 में मैंने स्टॉक आउट की बात की कि अगर आपके पास कस्टमर आता और आपके पास वो सामान नहीं है तो बेटे आज की डेट में कस्टमर रुकता नहीं है, लॉयल कस्टमर नहीं है, वो कहीं और जाके ले लेगा। इसका मतलब आपने अपना कस्टमर लूज कर दिया अगर आपने इनफ स्टॉक नहीं रखा। दैट कॉस्ट इज नेम्ड एज ए स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है जी। तो उसके बाद सेफ्टी स्टॉक, जस्ट इन इन्वेंट्री, जापानीज सिस्टम की बात की, क्वेश्चंस आए हुए हैं हॉक में, हम डिस्कस करेंगे। मैंने ये सब बताया। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप उन वीडियोस को 1 मिनट के लिए देख लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए जी ये लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको एक आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा बटन मेरे से गलत प्रेस हो गया, कोई बात नहीं। ग्रेट। कमर बिल्कुल सीधी बेटे, कमर सीधी करके CMA USA, बिकॉज एवरी कोर्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली फॉर CMA USA पार्ट 2। पहला चैप्टर ही वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं। एंड द लिंक विच आई आपके सामने आज फिर एक बार लेक्चर। ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों भूपेश, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर इसकी आपको समझ नहीं आएगा। ये लेक्चर आनंद आपके सामने आज फिर एक बार कंसेप्चुअल लेक्चर जो लेक्चर नंबर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वी आर डूइंग एज पर CMA USA पार्ट 2। वी आर 7 कैपिटल, सो देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट दैट देयर इज अ नेगेटिव। हम क्या आगे लिखवा दूंगा CMA USA रामलाल, CMA USA राम प्यारी। मुझे खून तो दो यार, थोड़ी सी बातें मेरे साथ मैंने आपको बताई। मैंने उस भूपेश आनंद को चुप करा दिया। पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि मेरे मन में इतना कुछ है कि मैं चाहता हूं आपको सब कुछ फटाफट बता दूं, इसलिए उस भूपेश आनंद को मैंने चुप किया। मैं चाहता हूं पहले इस भूपेश आनंद को सुने। बेटे मैंने इन्वेंटरी मैनेजमेंट बताया, व्हाट इज टू बी परचेज, व्हेन इट इज टू बी परचेज, हाउ मच इट इज टू बी परचेज, और ये बड़ा ब्यूटीफुल डायग्राम आपके लिए प्रिपेयर किया, वेबसाइट्स की यूज किया। मैं आ गया जी चैप्टर नंबर
दोस्तों मैं आ गया लेक्चर नंबर 8 में। ये देखिए जी लेक्चर नंबर 8 है। कैसे आप सब बोल नहीं रहा, इसकी कैसे चल रही है पढ़ाई बेटा? थोड़ा सा तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया होगा आपने, एग्जामिनेशन अब पास ऐसा करेंगे तो अब एक बच्चा घबरा गया, वो कहता दो भूपेश आनंद। बेटे ये भूपेश आनंद कंसेप्चुअल वीडियो वाला, ये वाला भूपेश आनंद रिविजनरी वीडियो वाला मेरे बेटे। कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। तो आइए जी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट जरा आयोन एक्स बनाए है। अभी हम फिर भी अगेन आई हैव कैलकुलेटेड। बेटे मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करके बताया, एल्जेब्रिक मेथड से, टेबुलर मेथड से और फॉर्मूले मेथड से। प्यार था 3 तरह से कराया। ये लेक्चर 9 है बेटा। 9 की तरफ हम थोड़ा सा लेक्चर 9 में देखें कि मैंने क्या लिखा है। मैंने एक बड़ी प्यारी सी केस स्टडी ली, मैगी की टोमेटो केस स्टडी। उसकी बेसिस पे आपको समझाया, लॉजिक बताया, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। एक बार आप देखें सुने लूंगा तो मैं वर्क लेक्चर नंबर 9 सेक्शन नंबर बी लिखा ना, लेक्चर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 वर्किंग कैपिटल। थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए बेटे, नाम क्या है आपको जब आत्मा समझ आ गई तो नाम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम। बट स्टिल बिकॉज हॉक मैं कह रहा हूं कमर बिल्कुल द मेथड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। लेक्चर 10 है, मतलब मैंने 7, 8, 9, 10, 11 छोटे छोटे लेक्चर्स, अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक बड़े कंसेप्ट के अंदर उसके छोटी छोटी चीजों को बताने की कोशिश की। और आप एमसीक्यूज भी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी हो जाएंगे। और मेरे पास मीठे मोती, ये वाला लेक्चर 12 है। आपका सामान स्टॉक आउट ना हो, इतने में आपके पास सामान लाइफ में आगे भी देखेंगे, पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये देखो बेटा जी लास्ट लेक्चर नंबर 11 है, जहां पे मैंने लिक्विडिटी रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेशियोज की बातें की। सुन लीजिए एक बार। वी आर डूइंग यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस, सीएमए यूएसए पार्ट। हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए जी आइए। 6 टाइम्स बेटर हुई या 12 टाइम्स दुनिया में जहां गूगल बाबा कुछ कह रहे हैं, वेबसाइट से समझाया, रियल लाइफ केस स्टडीज बताई। आज मैं रिविजनरी वीडियो की तरफ हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने जूस नोट्स को निकालने। बेटे जूस नोट्स बड़े ही कमाल के जूस नोट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप देखें। आइए जी आइए, जूस नोट्स की हार्ड कॉपी निकालना बहुत जरूरी था, हम सॉफ्ट कॉपी आपको दे चुके हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट रेफर्स जूस क्लास में हम जूस नोट्स यूज कर रहे हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग and maintaining the required level of inventory। रिक्वायर्ड लेवल कितना चाहिए आपको, कितनी भूख है चपाती खाने की। कई बार आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप 5 चपाती खा जाते हैं क्योंकि आपकी मन की सब्जी है। इसी तरह से व्हाट इज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंटरी दैट विल इंश्योर द कस्टमर्स ऑर्डर्स आर प्रॉपरली फिल्ड अप। What is to be buy, what to order, when to order, how much to order, कितना खरीदें, कब खरीदें, कैसे खरीदें। बेटे दैट समथिंग इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट विच आई हैव प्रिपेयर्ड अ ब्यूटीफुल डायग्राम इन लेक्चर नंबर 7 दैट व्हाट आई मीन बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इफ आई वांट टू मैनेज इन्वेंटरी, आई वांट टू मैनेज रॉ मटेरियल, आई वांट टू मैनेज वर्क इन प्रोग्रेस, आई वांट टू मैनेज फिनिश गुड्स, उन सबको मैं मैनेज करना चाहता हूं सो दैट आई कैन मिनिमाइज माई कॉस्ट बिकॉज आई एम ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई एम ए CMA USA ऑफ दैट कंपनी एंड आई वांट टू गिव द MIS टू माई कंपनी, टू मुकेश अंबानी। कैरिंग कॉस्ट, अब बेटे उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हाउ मच टू बाय के लिए आपको एक तो परचेज कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, कैरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो आई शुड नो व्हाट आई मीन बाय परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट इज द इनवॉइस प्राइस एंड इट इज नेट ऑफ डिस्काउंट। कई बार हम क्वांटिटी डिस्काउंट खरीदते हैं, कई बार हम क्वांटिटी परचेज करते हैं तो उसमें डिस्काउंट मिलता है, हम डिस्काउंट को लेस करेंगे। बेटे इसमें हम फ्रेट इनवर्ड ऐड करेंगे, शिपमेंट इनवर्ड ऐड करेंगे, बिकॉज दिस is a purchase cost. So I should know what are the components of purchase cost, what are the components of ordering cost, what are the components of carrying cost। हॉक भरा पड़ा है, सीएम में पास्ट ईयर पेपर्स भरे पड़े हैं। बेटे कैरिंग कॉस्ट को पूछते पूछते थके नहीं वो। इसका मतलब आपको आज गहराई से समझना है कि बेटे कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। जब आप मिल्क खरीदते हैं, जैसे मैंने लेक्चर 8 में या 9 में बताया, जब आप कोई क्वांटिटी परचेज करते हैं क्योंकि आपको उसको प्रोडक्शन में यूज करना है तो उसको स्टोर करना पड़ता है, उसकी इंश्योरेंस करानी पड़ती है,
उसके ऊपर जो कैपिटल आपका ब्लॉक हुआ, इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है, उसमें इंश्योरेंस लग रही है, स्पॉइलेज हो रही है, ब्रेकेज हो रहा है, ऑब्सोलेसेंस हो रहा है, इन सबको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद उन्होंने बोला जी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? बेटे ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। जब ऑर्डर दिया और ऑर्डर आया तो उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी हैंडलिंग करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज फॉर पर यूनिट पर एनम। यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक कॉस्ट होती है बेटा स्टॉक आउट कॉस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अगर सामान कम खरीदेंगे, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए और आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा खा भी लिया, लेकिन आपकी जेब में पैसे ही नहीं थे, आपके पास पेटीएम बैलेंस भी नहीं था, पेपॉल भी नहीं था, तो बेटे आपके चेहरे के का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि पहली बार आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट इज नेम्ड एज स्टॉक आउट कॉस्ट। इसी तरह से एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर प्रोडक्शन बिल्कुल रेडी है, लेबरर्स खड़े हैं काम करने के लिए, मशीन्स चल चुकी हैं और पता चला पीछे से रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो बेटे दिस कॉस्ट इज नेम्ड एज स्टॉक आउट कॉस्ट। इसी तरह से इफ द कस्टमर इज कमिंग फॉर बाइंग एनीथिंग और आपके पास वो सामान नहीं है, तो बेटे कस्टमर वेट थोड़ी करेगा, कहीं और चला जाएगा। तो आपको स्टॉक आउट कॉस्ट के बारे में समझना है। फिर मैंने आपको बताया था व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट मैनेजमेंट। एक तो मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार आता है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक हमने अपने क्लास में कैनबैन सिस्टम किया था और एक है जस्ट इन इन्वेंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम इज नेम्ड एज जापानीज सिस्टम। बेटे क्या जस्ट इन टाइम का मतलब है कि आपने अभी ऑर्डर किया और अभी सामान आ गया, इसका मतलब आपको घर में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा खाना तो आपने ऑर्डर किया और डोमिनोज वाले कहते हैं हम आधे घंटे में आपको पिज़्ज़ा दे देंगे, तो पिज़्ज़ा आप घर में थोड़ी रखेंगे। इट मीन्स if that inventory is easily available, it can be available within no time. That system which is available in Toyota in Japan, that is named as just in time. तो यहाँ पे इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब आप इन्वेंट्री नहीं रखेंगे तो हॉक में ये क्वेश्चन है बेटे 12C लेक्चर में मैंने कराया, इसलिए मुझे याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, लेक्चर 12 मैंने 12A 12B 12C 3 लेक्चर्स कराने के बाद लिया है। समझ रहे हैं बात को? तो आपको मैं ये बताऊंगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई हो जाएगी। एक क्वेश्चन था जिसमें वो कह रहा था इफ अ कंपनी इज फॉलोइंग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, वेदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल इंक्रीज, ऑप्शन ए। वेदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल डिक्रीज, ऑप्शन बी। और 3C और डी भी थी। बेटे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल इंक्रीज। जस्ट इन इन्वेंट्री में आपको इन्वेंट्री रखनी नहीं है। और आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जब डिनोमिनेटर कम है तो कोफिशिएंट तो ज़्यादा हो गई। आइए जी, आइए इसके बाद हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटे इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। अजम्पशंस बार बार पूछ रहे हैं आपसे, बार बार एग्जामिनेशंस में आ रहा है, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक अजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसकी साइज, उसकी क्रिकेट का पिच 22 स्क्वायर यार्ड है, 11 प्लेयर है, 2 वहां खेल रहे हैं, बॉल का एक साइज है, बैट का एक साइज है। इट मीन्स ऑल दीज आर अजम्पशंस। सिमिलरली विलियम जे बाउमन ने जो मॉडल दिया, सर्टेनिटी मॉडल, दैट इज ऑल्सो क्लोज मॉडल। और उस क्लोज मॉडल में डिमांड हमें पता है, लीड टाइम कांस्टेंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें पता है, कैरिंग कॉस्ट हमें पता है। तो बेटे ये सारी कॉस्ट कांस्टेंट है, हमें मालूम है। और हमने एक फॉर्मूला यूज किया था जो मैंने डिराइव किया था टेबुलर मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से। टू बेटे टू ये आया क्या था? टू मैंने बताया था 2AD/K √। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर मैंने बताया था इकोनॉमिक लॉट साइज। नाउ देयर कैन बी 2 मॉडल्स, वन इज प्रोक्योरमेंट मॉडल एंड सेकंड इज प्रोडक्शन मॉडल। प्रोक्योरमेंट का मतलब आप बाजार से खरीदने जा रहे हैं। जब आप बाजार से खरीदने जा रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर करेंगे। जब आप प्रोडक्शन मॉडल की बात करते हैं, मारुति सुजुकी कितनी अर्टिगा एक बैच में बनाए, तो यहाँ पर सेटअप कॉस्ट होगी। ये प्रोडक्शन मॉडल है, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट मॉडल है, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, यहाँ सेटअप कॉस्ट होगी। बेटे या तो ऑर्डरिंग होगी या सेटअप होगी, दोनों की दोनों पर सेटअप या पर ऑर्डर से रिलेट करती हैं। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का एग्जांपल दिया था मैंने। बेटे जस्ट इन इन्वेंट्री मैंने बता दिया है, कैनबैन सिस्टम मैंने बताया, फिर मैंने रेशियोज की बात की थी और ये बताया था हायर द रेशियो बेटर इट इज होता है या लोअर द रेशियो बेटर इट इज होता है। न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? बेटे मैंने पूरे क्वेश्चंस 12A 12B 12C में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मदद से लिए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने लेक्चर नंबर 12A में लिया, क्वेश्चंस जब कराए, बी में कराए, सी में कराए, तो मुझे क्या क्या बातों का समझ आया। बेटे
अब देख लीजिए आने वाले 2 मिनट इतने प्रीशियस हैं कि आप अगर, क्या बताऊं मैं बेटे, मैंने ग्लैम, बेटे वाइले, मैंने हॉक को टोटल किया और ये निकाला क्या बेटे। आपको पहला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब यू क्यू करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कम से कम 20 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस किए वर्कबुक के, 5-6 किए मैंने स्टडी टेक्स्ट मिक्सचर के, मान लेते 30 क्वेश्चंस किए, 30 में से 15 क्वेश्चन से बेटे किसके ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट के ऊपर। इतनी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ परचेज कॉस्ट, जैसे मैंने बताया इनवॉइस प्राइस, डिस्काउंट, फ्रेट इनवर्ड, शिपमेंट इनवर्ड, फिर मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट के कंपोनेंट्स बताए, कैरिंग कॉस्ट के बताए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। कैरिंग कॉस्ट और सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक की क्या रिलेशनशिप है बेटे, जितनी ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट होगी ना सेफ्टी स्टॉक उतना कम रखेंगे, जितना कैरिंग कॉस्ट कम होगी सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि होल्ड करने की कॉस्ट कम है तो हम ज़्यादा रखेंगे। तो इसका रिलेशनशिप क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इंपैक्ट ऑफ स्टॉक आउट, अगर आपकी कंपनी में, आपकी बनिए की दुकान में स्टॉक आउट हो गया, कॉलगेट की टूथपेस्ट कोई मांगने आया कस्टमर और आपके पास नहीं है, तो क्या वो वेट करेगा जब तक आपके यहाँ, क्या ब्रश नहीं करेगा तब तक बेटे, वो किसी दूसरे बनिए की दुकान से ले लेगा, तो आपका कस्टमर खो गया। तो दैट इज व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ स्टॉक आउट, उसको देखना है। एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट एंड व्हाट आर द असम्पशंस एज पर विलियम जे बाउल। वी हैव जस्ट सीन दैट डिमांड इज कांस्टेंट, consumption is same, consumption is uniform, lead time is this. These are the assumptions of economic order quantity. Hope आपको बात समझ आ रही है बेटे ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप इसके बाद 12A 12B 12C जरूर करना और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।